फसलों की खेती का अध्ययन। और फसलों की खेती के अध्ययन में हम बहुत सारी फसलों को देखने वाले हैं कि कौन कौन सी फसलें हैं हमारे भारत की और हमारे मध्य प्रदेश की मुख्य फसलें कौन सी है, कौन सी दलहन वाली फसलें हैं, कौन सी तिलहन वाली फसलें हैं और कौन सी अन्न वाली फसलें हैं जिनके दाने से हम रोटी बनाने के लिए उपयोग करते हैं। तो ये सारी फसलों के हम एक एक करके समझने वाले हैं कि इनका वैज्ञानिक नाम क्या है, इनका कुल क्या है और इनका उत्पत्ति स्थान क्या है। सारा हम समझेंगे पेपर की दृष्टि से। और हमेशा यहाँ से एक लेंथी प्रश्न आता है जो सबसे बड़ा 4 नंबर वाला प्रश्न आता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम एक एक करके जो है फसलों की खेती का अध्ययन फर्स्ट और फसलों की खेती का अध्ययन सेकंड बहुत अच्छे से तैयार करने वाले हैं। और आज का इस वीडियो में हम फसलों की खेती का अध्ययन फर्स्ट देखने वाले हैं और उसमें देखने वाले हैं कि कौन कौन सी फसल आती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएटी विद सचिन में फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं फसलों की खेती का अध्ययन फर्स्ट। तो आज हम देखने वाले हैं धान की खेती का वर्णन। और धान की खेती के वर्णन में हमें क्या क्या मुख्य बिंदु मिलेंगे उन पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो प्रश्न जो आया है, बहुत बार आया हुआ है, ये सब सन लिखे हुए हैं पॉइंट के पीछे कि ये किस किस सन में आया है। तो हम सीधा अब क्वेश्चन आंसर में चलते हैं। क्या पूछा है? वनस्पतिक नाम पूछा है, कुल पूछा है और उत्पत्ति स्थान पूछा है, उन्नत किस्में पूछा है, भूमि संबंधी आवश्यकताएं, उर्वरक की मात्रा और बीज दर और डेपोंग विधि, खरपतवार, औसत उपज, रोग, कीट और आर्मी वर्म। तो ये सारे पॉइंट जो है धान की फसल में आते हैं। तो इनमें से हमें सारे कोई भी एक प्रश्न में ये सारे पॉइंट नहीं आते हैं। केवल पूछा जाता है कि धान की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों में कीजिए और पॉइंट दिए रहते हैं, या तो 4 होते हैं या तो 5 होते हैं, इनमें से कोई से भी हो सकते हैं। तो हम एक ही बार में ये सारे पॉइंट को कवर करेंगे और इसके बाद इस फसल की खेती से जो भी आएगा तो आप पॉइंट उठा के आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं, एक एक करके हम हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले फसल दिया है, फसल हमको देखना है धान की फसल की खेती। और धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओराइजा सटाइवा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ओराइजा सटाइवा। ये देखिए ओराइजा सटाइवा। फिर इसके बाद में हम देखेंगे ये सामान्य नाम, फिर हम वनस्पतिक नाम हमें यहाँ लिखना था, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर समान नाम में क्या लिखेंगे? समान नाम हम यहाँ लिख सकते हैं। तो समान नाम क्या है? धान। और वनस्पतिक नाम क्या है? ओराइजा सटाइवा। फैमिली कौन सी है इसकी? ग्रैमिनी। धान की फैमिली कौन सी है? ग्रैमनी। इसके बाद हम देखने वाले हैं धान का जन्म स्थान जो है। तो धान का जन्म स्थान जो है अधिकांश वैज्ञानिक भारत ही मानते हैं। फिर इसके बाद में हम देखने वाले हैं उन्नतशील जातियां। तो उन्नतशील जाति में पहली है सकेत 4 और दूसरी है पूषा बासमती 1 2 और बहुत सारी है, बाला है और बहुत सारी धान की किस्में है, जया है, आप लिख सकते हो। लेकिन केवल और केवल आपसे दो ही किस्मों के बारे में पूछा जाता है। अब यहाँ पर बात आती है जलवायु की। तो जलवायु हमें लिखना है। तो जलवायु की बात आती है तो जलवायु कैसी होती है? उष्ण एवं गर्म जलवायु का यह क्या है? पौधा है। अब इसके बाद में हमसे क्या पूछा है कि बीज दर प्रति हेक्टेयर इसकी अलग अलग होती है और हम इसकी हम बात करेंगे। तो नर्सरी के लिए, यदि नर्सरी के लिए हमें बीज दर देखना है तो 30 केजी प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होती है। लेकिन यदि हम सीधी बुआई करना चाहते हैं छिटकाव विधि से, तो वहां पर हम कितनी बीज दर लगेगी? हमें बीज दर सीधी बुआई के लिए 80 से 100 केजी
प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होती है। खेत की तैयारी में हम देखेंगे, खेत की तैयारी में हम क्या देखेंगे, एक खेत की तैयारी में हम देखते हैं कि एक बार मिट्टी पलटने वाले हल को चलाकर और 2 से 3 बार कल्टीवेटर चलाकर खेत की अच्छे से जुताई करने के बाद एक बार पटा लगाकर खेत को समतल कर लिया जाता है। ये होती है खेत की तैयारी। अब हम देखेंगे बुआई का समय। तो बुआई का क्या क्या समय होता है उसके बारे में हम देखेंगे। अब हम देखने वाले हैं धान की बुआई का समय। तो पूरे भारत में धान की 3 बार, एक साल में धान की बुआई 3 बार में होती है और 3 ही बार को किस ऋतु में धान की फसल लगाई जाती है, उसे किस नाम से जानी जाती है, उसे हम अच्छे से समझने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे अगेती फसल। कौन सी देखेंगे? अगेती फसल, धान की अगेती फसल। तो धान की अगेती फसल, और ये धान की अगेती फसल को किस नाम से जाना जाता है? ओस या ओटम के नाम से जाना जाता है। ओस या ओटम के नाम से जाना जाता है। अस्य और ओटम के नाम से जाना जाता है। ऑटोमन के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद में इसके बोने का समय क्या है? मई और जून। इसके बोने का समय है मई और जून। और कटाई का समय क्या है? सितंबर अक्टूबर। कटाई का समय क्या है? सितंबर अक्टूबर का समय है। अब इसके बाद में हम दूसरी जो है उसे वर्षा ऋतु की फसल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वर्षा ऋतु की फसल। वर्षा ऋतु की फसल। और वर्षा ऋतु की फसल जो है, वर्षा ऋतु की फसल को किस नाम से जाना जाता है? अमन या विंटर। अमन या विंटर के नाम से जाना जाता है। अमन या विंटर के नाम से जाना जाता है। अमन और विंटर, अमन या विंटर के नाम से इसे जाना जाता है। अब इसके बुआई का समय क्या है? जून जुलाई। इसके बुआई का समय क्या होता है? जून जुलाई। इसके बुआई का समय है जून और जुलाई। इसके बुआई का समय है जून जुलाई। और इसके कटने का समय क्या है? नवंबर और दिसंबर। और इसी ऋतु की फसल की बुआई सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि ये वर्षा का समय होता है और यहाँ पर सिंचाई के पानी की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम देखने वाले हैं तीसरी फसल। तीसरी फसल जो है वो ग्रीष्मकालीन की मानी जाती है। कौन सी? ग्रीष्मकालीन की फसल। और ग्रीष्मकालीन फसल, और इसे किस नाम से जाना जाता है? ग्रीष्मकालीन की फसल को बोरो। ग्रीष्मकालीन की फसल को बोरो या स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। बोरो या स्प्रिंग के नाम से इसे जाना जाता है। बोरो या स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। इसकी बुआई का समय क्या है? नवंबर और दिसंबर। ये 2 माह के बीच में इसकी बुआई होती है। और कटाई का समय क्या है? मार्च अप्रैल। कटाई का समय है मार्च अप्रैल। तो ये दिया था बुआई का समय। अब हम देखेंगे, खेत की तैयारी हमने देख ली, बुआई का समय। अब हम देखने वाले हैं खाद। खाद में हम देखेंगे तो क्या देखेंगे? 10 टन अच्छी सड़ी गोबर खाद। 10 टन अच्छी सड़ी गोबर खाद खेत में मिलाना चाहिए। खेत में मिलाना चाहिए। फिर इसके बाद में हम क्या देखेंगे? उर्वरक की हम मात्रा देखेंगे तो N अनुपात P अनुपात के कितना होना चाहिए? नाइट्रोजन होना चाहिए 120। इसके बाद में
फास्फोरस होना चाहिए 60 और पोटास होना चाहिए 60, ये मात्रा देना चाहिए। अब यदि हमें नाइट्रोजन को बीज उपचार करना है तो हमें एजोटोबैक्टर से बीज उपचारित करना चाहिए। अब हम अंतरासस्यन क्रियाएं देखेंगे तो धान में कुछ ऐसी विशेष होती नहीं है, तो हम सीधे देखेंगे अब दो रोग। तो दो रोग में क्या क्या दिए हैं धान के, तो धान में धान का दो रोग हम देखेंगे। तो पहला है धान का खैरा रोग। और धान के खैरा रोग किस कारण से होता है, जिंक की कमी के कारण से होता है। और धान में क्या लगता है, टुंगरो धान में लगता है टुंगरो, और टुंगरो किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। अब हम देखने वाले हैं दो कीट। तो पहला कीट क्या है, धान का जो मुख्य कीट माना जाता है वो है गंदी बग, वो क्या है, गंदी बग। और दूसरा क्या है, धान का जो कीट है तना छेदक, या फिर हम और भी कीट लिख सकते हैं, माहू है, आर्मी वर्म है, बहुत सारे कीट इसमें लगते हैं। अब हम देखने वाले हैं खरपतवार। तो खरपतवार जो धान में है, तो धान में बहुत सारे खरपतवार लगते हैं। तो धान में प्राय यदि हम खरपतवार देखें तो क्या क्या होता है, शांबा होता है, फिर इसके बाद में कनकथा, मोथा और जंगली रसभरी, मकरा आदि जो सारे जो हैं ये खरीफ के खरपतवार है, और ये सभी जो है धान की फसल में नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमें पेपर में केवल एक या दो खरपतवार के नाम लिखना है। और इसके बाद में हम यदि औसत उपज हम देखें तो उपज भी दो प्रकार से देखेंगे। तो पहली उपज हम देखेंगे उन्नतशील जातियां की यदि हम उपज देखें धान की, तो उन्नतशील जातियां की धान की उपज जो होती है 50 से 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 50 से 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। इसके बाद में हम देखेंगे तो देसी जातियां की कितनी उपज होती है। देसी जातियां के बारे में हम देखेंगे तो देसी जाति की जो उपज होती है वो होती है 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। फिर इसके बाद में अब हम देखने वाले हैं धान रोपाई की कुछ विधियां, या धान के रोपा तैयार करने की कुछ विधियां। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस विधि है और बहुत प्रचलन में है वो है डेपोंग विधि। डेपोंग विधि ये विधि जो है फिलीपींस से निकाली गई, और इस विधि जो है यह विधि सबसे पहले हमारे भारत देश में आंध्र प्रदेश में अपनाई गई थी। अब इसमें क्या काम करते हैं, सबसे पहले फसल की नर्सरी तैयार करने से पहले हम क्या काम करते हैं, बीज को 10 से 12 घंटे पानी में भिगोकर अंकुरित करते हैं। फिर इन अंकुरित बीजों को पक्के फर्श में फैलाकर और उन बीजों की 0.5 सेंटीमीटर मोटी एक परत बना ली जाती है, और उस परत को पॉलीथीन की शीट या पुआल पत्तियों से ढक दिया जाता है। पौध तैयार होने पर 10 से 15 दिन लग जाता है। इस विधि में खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती है तथा श्रम और समय दोनों की बचत होती है, और यह विधि में जो है बहुत कम समय लगता है पौध तैयार होने में। 10 से 15 दिन में ही पौध तैयार हो जाती है। तो यह हमने देखे डेपोंग विधि। अब धान की रोपाई की और भी विधियां हैं, या बुआई की और भी विधियां हैं, जैसे छिटकवा विधि द्वारा बुआई करना। तो छिटकवा विधि द्वारा कैसे हम बुआई करते हैं कि इस विधि में तैयार किए गए खेत में बीजों को समान रूप से छिटकवा कर दिया जाता है। तत्पश्चात उसके बाद देसी हल या कल्टीवेटर
से जुताई कर बीजों को 9 से 10 सेंटीमीटर गहराई पर मिला दिया जाता है। इस विधि का प्रयोग अधिक नमी वाले क्षेत्रों में किया जाता है। फिर इसके बाद में आती है हल के पीछे बुआई करना। ये विधि फिर क्या आती है, हल के पीछे बुआई करना। तो यह विधि जो है परंपरागत क्षेत्रों में अपनाई जाती है। इसमें क्या काम करते हैं, जहाँ जहाँ की मृदा यानी कि जिस क्षेत्र में पानी की कमी रहती है तो उस क्षेत्र में क्या काम करते हैं, इस विधि में हल के पीछे पीछे लाइनों में बुआई की जाती है तथा बुआई के पश्चात पाटे का प्रयोग करके उसे समतल कर दिया जाता है। अब देखेंगे हम प्रतिस्थापन विधि या रोपाई विधि। तो इसमें क्या काम करते हैं, इस विधि में धान की नर्सरी तैयार करते हैं और धान की नर्सरी तैयार करने के बाद जब हम देखते हैं धान के पौधे 10 से 12 सेंटीमीटर के हो जाते हैं तो उन्हें खेत में रोपाई कर दिया जाता है। और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि जब हम पौधों की रोपाई करते हैं तो एक स्थान पर 2 से 3 पौधे को लगाते हैं। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान देना पड़ता है। फिर धान की रोपा विधि के 5 लाभ अब हम देखने वाले हैं। तो अभी हमने धान की रोपाई विधि देखे, अब यदि धान की रोपाई विधि से लाभ देखेंगे कि रोपाई करने से लाभ क्या होता है। तो धान की रोपा विधि के 5 लाभ, तो इस विधि द्वारा अपेक्षाकृत अधिक पैदावार मिलती है। पहला लाभ क्या है कि यह विधि से अधिक पैदावार मिलती है। दूसरा क्या लाभ है, प्रति हेक्टेयर बीज की कम आवश्यकता होती है। तीसरा, मुख्य खेत की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है, क्योंकि हम पौध तैयार करने के लिए थोड़ा सा क्षेत्रफल बचा लेते हैं और बाकी का बचा हुआ क्षेत्र खरपतवार और उसको अच्छे से तैयार करने के लिए हमें समय मिल जाता है। फिर इसके बाद में चौथा क्या है, पौध घर की भी तैयारी भली प्रकार से की जा सकती है। मतलब जिस जगह हमने नर्सरी तैयार किए हैं उसको भी पौधरोपण करने के बाद उस भूमि को तैयार करने का समय पर्याप्त मिल जाता है। और पांचवा क्या फायदा होता है कि इस विधि द्वारा तैयार किए गए पौधे उनको बीमारी और कीटों से बड़ी आसानी से बचाया जा सकता है। तो अभी हमने देखे धान की फसलों का क्रमगत अध्ययन, एक एक पॉइंट हमने ठीक तरह से समझे। और पेपर में जब प्रश्न आएगा तो हमें 5 या 4 पॉइंट दिए जाएंगे, उन्हीं पॉइंट को ही लेकर हमें आंसर देना है। पूरा मैंने जैसे आपको समझाया हूँ वैसे पूरा नहीं लिखना है, केवल प्रश्न में जितना पूछेगा हमें उतना ही लिखना है। तो ये थी धान की खेती और ये जो है पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था जिसको हमने सॉल्व किए। तो अब हमारा जो अगला वीडियो आएगा तो दूसरी फसल के बेस्ड आएगा। तो ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। यदि पसंद आया होगा तो लाइक करना और शेयर करना, और यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको जो है फसल उत्पादन की पूरी तैयारी हो जाए तो हमें 70 टू 70 ही नंबर मिलने चाहिए। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।